बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हिदायत النحو का चौथा सबक है और चौथे सबक के अंदर हम इल्म नहव की तारीफ़, मौजू और गरज पढ़ेंगे। देखिए, इल्म नहव के अंदर जो है वो क्या चीज़ इल्म बयान किया जाता है और इसका तारुफ़ क्या है, इसका इल्म होना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, किसी भी दोस्त से मिलते हैं, वो आपसे पूछता है जी आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप कहते हैं मैं हिदायत النحو पढ़ रहा हूँ। तो आपसे पूछा जाता है कि हिदायत النحو के अंदर क्या है, तो आप बोलते हैं भाई उसके अंदर नहव है, नहव का जिक्र किया गया। तो वो पूछता है नहव क्या चीज़ होती है, तो फिर आप उसको आसान लफ्ज़ों में भी तो ये बयान कर सकते हैं जी नहव तो एक ग्रामर है जिसके ज़रिए हम कुरान और हदीस को समझ सकते हैं। अरबी ग्रामर है, जब अरबी हमें समझ आएगी तो हमें कुरान और हदीस की भी समझ आ जाएगी। और अगर इसको आप वो ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कहे तो फिर आप कैसे नहव को एक्सप्लेन करेंगे, तो वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप उसको बताएंगे कि देखें जी नहव के अंदर जो है ऐसे उसूल और क़वानीन और कायदे बयान किए जाते हैं जिनसे हमें तीन चीज़ें मालूम होती हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें मालूम होती हैं? पहली चीज़ ये मालूम होती है कि किस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत बदलेगी और किस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत नहीं बदलेगी। और जिसकी बदलेगी उसको क्या कहते हैं, उसको मोरब कहते हैं, और जिसके आखिरी हर्फ की हरकत नहीं बदलेगी तो उसको मबनी कहते हैं। तो हम मोरब और मबनी की इससे हमें पहचान हो जाती है। तो जब हम अरबी बग़ैर इबारत के अरबी पढ़ते हैं तो फिर उससे हमें पता चल जाता है कि ये मोरब है, ये मबनी है, और जो मोरब है, जो मबनी है, उसके आखिरी हर्फ की हरकत तो हमने तब्दील नहीं करनी, उसको ऐसे ही पढ़ना है। और लेकिन जो मोरब है उसके आखिरी हर्फ की हरकत हमने तब्दील करनी है, एक जैसी नहीं पढ़नी, किसी जगह ज़बर आएगा, किसी जगह ज़ेर, किसी जगह पेश। तो एक चीज़ हमें नहव से ये मालूम होती है कि किस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत तब्दील होगी, यानी मोरब और मबनी का पता चल जाता है। फिर दूसरी चीज़ हमें यह मालूम होती है कि भाई जिस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत बदलेगी तो वहाँ पर क्या तब्दीली आएगी, क्या चेंजिंग आएगी, यानी मोरब के आखिर में क्या तब्दीली और क्या चेंजिंग आएगी, कहाँ ज़बर, कहाँ ज़ेर, कहाँ पेश हमने पढ़नी होती है, कहाँ दो ज़बर, कहाँ दो ज़ेर, कहाँ दो पेश पढ़नी है। इससे इबारत पढ़ने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। और जहाँ ज़बर ज़ेर पेश लगा हुआ, जैसे कुरान में लगे एराब लगा हुआ है, इसी तरह हदीस में बहुत सी किताबों में एराब लगा हुआ होता है, तो वहाँ हमें पता चल जाता है कि ये एराब गलत लगा हुआ है या सही लगा हुआ है। इसी तरह हमारे सामने अगर कोई बंदा अरबी इबारत पढ़ता है तो उसमें अगर कोई गलती करता है तो उसका हमें पता चल जाता है कि इस बंदे ने पढ़ने में गलती की है। इसी तरह तर्जमा करने में अगर कोई बंदा गलती करता है तो वो भी हमें नहव के ज़रिए, ग्रामर के ज़रिए हमें पता चलता है भाई ये बंदा यहाँ पर गलती कर रहा है। और तो नहव में जो आपको मैं फ़ायदे बाद में बताऊँगा, तो ये नहव का जो तारुफ़ है ना, तो उसके अंदर मैंने दो चीज़ें आपको बता दी। तीसरी चीज़ जो इल्म नहव का हमें फ़ायदा है या उसके तारुफ़ के तौर पर मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि तीन लफ्ज़ होते हैं इसम फ़ेल हर्फ, या तीन इसम फ़ेल हर्फ का ना भी पता हो तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि तीन लफ्ज़ होते हैं बुनियादी तौर पर। हर ज़बान में ये तीन लफ्ज़ होते हैं इसम फ़ेल हर्फ। तो इनको आपस में जोड़ना कैसे, पहले कौन सा लफ्ज़ आएगा, बाद में कौन सा लफ्ज़ आएगा, बाद में कौन सा लफ्ज़ आएगा, तो ये हमें इसमें बता दिया जाता है। पहले मुब्तदा होता है, बाद में ख़बर होती है, पहले मौसूफ़ है, बाद में सिफ़त है, पहले मुबदल मिन्हु, बाद में बदल है, पहले मातूफ़ है, बाद में मातूफ़ है। तो ये चीज़ें पढ़ने से फिर हमें तर्जमा करने में भी आसानी होती है। पहले मुज़ाफ़ होता है, फिर बाद में मुज़ाफ़ इलैह होता है, पहले फ़ाइल होता है, फिर मफ़ूल होता है, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल। इसी तरह पहले फ़ेल है तो फिर नाइब फ़ाइल है, अगर फ़ेल मारूफ़ है तो फ़ाइल होगा, फ़ेल मजहूल है तो नाइब फ़ाइल होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कलाम बनाना कैसे है, क्रिएट करना कैसे है, बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, तो इन सारी चीज़ों का भी अरबी कलाम जो है ना वो लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है और बोलना कैसे है, तो इन सारी चीज़ों का इल्म भी हमें इल्म नहव के ज़रिए ही होता है। तो इल्म सर्फ़ के ज़रिए हमें क्या फ़ायदा होता है भाई, इसमें इल्म सर्फ़ के ज़रिए हमें दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। अफ़आल को कैसे पढ़ना होता है इसका हमें पता चलता है, और दूसरा ये है कि जो अस्माए मुश्तक़्क़ा है उनको कैसे पढ़ना है उसका हमें फ़ायदा। वैसे अस्माए मुश्तक़्क़ा का जिक्र इधर भी किया जाता है। तो सर्फ़ का बुनियादी मकसद जो है ना वो अफ़आल ही होते हैं। तो अफ़आल को हमने कैसे पढ़ना है उसका हमें पता चलता है, और अफ़आल में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और क्यों तब्दीलियाँ हुई हैं तो उसका हमें पता चलता है। लेकिन इल्म नहव के अंदर जो है वो हमें ये तीन चीज़ें मालूम होती हैं। उम्मीद है इल्म नहव का आपको पता चल गया होगा, उसका तारुफ़ आपके जहन में बैठ गया होगा। अब है दूसरी चीज़ के इल्म नहव का मौजू क्या है। इल्म नहव का मौजू कलीमा और कलाम है। मौजू का मतलब जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं ना तो उसी को मौजू कहते हैं। हम आम तौर पर भी किसी भी बंदे के बारे में बात कर रहे हो तो वही बंदा ही मौजू होता है। जैसे आप जैद के बारे में बात कर रहे हैं कि जैद खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, चलता फिरता है, उसके बारे में कोई भी आप बात कर रहे हैं ना तो जैद मौजू हो गया।
اسی طرح لوگوں کے تکلم اور گفتگو کا جو بھی شخص محور ہوتا ہے اسی کو ہی موضوع، جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اسی کا ہی وہی موضوع ہوتا ہے۔ تو علم نحو کے اندر ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ تو بھائی کلمہ کی بات کرتے ہیں اور کلام کی بات کرتے ہیں۔ کلام کی بات کم ہوتی ہے، کلمہ کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ کلام کی تو چند قسمیں بیان کی جاتی ہیں جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوں گی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، پھر جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں، امر نہیں، استفہام تمنی ترجی ندا عرض وقود قسم تعجب۔ تو بس اتنا ہی کلام کا بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی معرب مبنی وہ سب کلمہ کے بارے میں ہی گفتگو ہوتی ہے۔ بھئی کلمہ معرب بھی ہوتا ہے، مبنی بھی ہوتا ہے، مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے، معرفہ بھی ہوتا ہے، نکرہ بھی ہوتا ہے، واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے، مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، نائب فاعل بھی ہوتا ہے، مبتدا بھی ہوتا ہے، خبر بھی ہوتا ہے، صفت بھی ہوتا ہے، معطوف بھی ہوتا ہے، تاکید بھی ہوتا ہے، بدل بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو کلمہ کی ہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، پوری نحو کے اندر کلمہ کی بات ہوتی ہے۔ تو دو موضوع کلمہ کا، علم نحو کا جو موضوع ہے کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ اس کا جو فائدہ ہے نا وہ فائدہ کیا، انہوں نے جو فائدہ بیان کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، کلام عرب میں، عربی کلام میں لفظی غلطی سے بچنا۔ میں اس کو آسان کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علم نحو کے 4 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی عربی عبارت پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلطی کر رہا ہے، کس جگہ غلطی کر رہا ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اس کا ترجمہ کرنے میں غلطی کر رہا ہے تو علم نحو کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے۔ 2 فائدے یہ ہو گئے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ کہے کہ جی آپ عربی عبارت پڑھیں تو آپ عربی عبارت صحیح پڑھنا جان سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ علم نحو کے ذریعے۔ اگر آپ کو علم نحو میں مضبوطی اور مہارت حاصل ہے تو اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے عبارت کو کیسے پڑھنا ہے اور غلطی نہیں کرنا۔ تو عبارت پڑھنے میں غلطی سے آپ بچ سکتے ہیں علم نحو کے ذریعے، تیسرا فائدہ ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ آپ ترجمہ کرنے میں بھی غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ اس عبارت کا ترجمہ کرنے، تو آپ کیسے ترجمہ کریں گے؟ اگر آپ کو صرف بھی آتی ہے اس کے ذریعے فعل کا ترجمہ کریں گے اور باقی جو الفاظ کا ترجمہ آپ کریں گے وہ نحو کے ذریعے کریں گے۔ تو نحو کے ذریعے آپ کو یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صرف بھی آنی چاہیے۔ تو اگر آپ جو ہے نا صرف و نحو کورس کرنا چاہتے ہیں، اپنی عبارت درست کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم صرف و نحو کورس کروا رہے ہیں اور عبارت بھی درست کروا رہے ہیں۔ صرف 3 مہینوں کے اندر صرف و نحو بھی مضبوط کرواتے ہیں اور عبارت بھی درست اب ہم جو ہے وہ عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ النحو علم باصول النحو، ایسے اصول کا نام ہے، علم ہے، جاننا ہے۔ یعرف بہا، جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ احوال و آخر الکلم الثلاث، 3 کلموں کے آخر کے احوال، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانے کا طریقہ بھی پہچانا جاتا ہے۔ والغرض منہ، اور اس سے غرض صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی، لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا، فی کلام العربی، عرب کے کلام میں یعنی عربی کلام میں، وموضوعہ، اور اس کا موضوع الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام ہے۔ اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ سوال جواب کی صورت میں اور وجوہ اعراب کی صورت میں، ترجمہ کی صورت میں، یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل بیان کر دی ہیں، آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس کو یاد کریں گے اور عبارت بھی درست کریں گے اور کلاس کے اندر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ شرح اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے، علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔